रात गहरी होते ही वो मखसूस खुशबू चारों तरफ फैल गई थी और साथ ही हल्की हल्की रोने की आवाजें भी, जैसे कई औरतें मिलकर किसी जवान मौत पे बहन कर रही हों। शदीद सर्दी की वजह से गांव के लोग अपने अपने घरों में दबके हुए थे। गांव के लोगों के लिए ये आवाजें कोई नई बात नहीं थी। कई साल हो गए थे वो ये दहशतनाक आवाजें सुनते आ रहे थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये आवाजें और खुशबू उस वक्त से आती हैं जब से वो इंडिया से हिजरत करके इस गांव में आकर बसे थे। पहले पहल तो हर कोई खौफजदा हो जाता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इस बात के आदी हो गए। आवाजें और खुशबू घर के एक बोसीदा मकान से आती थी। ये मकान बरसों से बंद पड़ा था। सुनने में आया था कि तकसीम हिंद से कबल इस गांव में हिंदू आबाद थे। इसी गांव में राजेश नाम का एक हिंदू भी रहता था, जिसकी जानकी नाम की एक खूबसूरत बेटी थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये घर अगरचे कच्चा था, मगर जानकी उसे इतना साफ सुथरा रखती थी कि गांव के पक्के मकान भी उसके सामने हीच लगते थे। जानकी ने अपने घर को सजाने के लिए बहुत से फूल बूटे लगा रखे थे, जिनमें एक बेल रात की रानी भी थी। रात की रानी उसे बहुत अजीज थी। रात होते ही जब उस बेल से महक उठती तो पूरा गांव महक सा जाता। अक्सर औकात जानकी सर्दियों की रातों में भी रात की रानी के पास देर तक खड़ी रहती और उसकी दिल फरेब खुशबू को अपने अंदर उतार कर अजीब सी खुशी महसूस करती। उसके माँ बाप कई बार उसे समझा चुके थे कि वो रात को इस बेल के करीब न जाया करे। कहते हैं कि इस बेल पर सांप और जिन्नात आशिक होते हैं, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मन घड़त बातें हैं। जानकी अपने माँ बाप की बात को हंसी में उड़ा देती। एक रात जानकी पानी पीने के लिए उठी तो घर में फैली महक ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। ये महक रात की रानी की थी, मगर उसके अलावा कोई और महक भी थी जो जानकी ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। ऐसे लग रहा था जैसे 2 खुशबुओं को आपस में मिक्स कर दिया हो। ना चाहते हुए भी उसके कदम उस तरफ उठते चले गए जहां रात की रानी की बेल कच्ची दीवार से ऐसे लगी हुई थी जैसे दीवार पे कोई सख्त चादर सूखने के लिए डाल रखी हो। जानकी के करीब जाते ही बेल में सरसराहट से हुई, जैसे कोई चीज सिरक कर बेल के पीछे गई हो। जानकी के बढ़ते कदम रुक गए। वो आंखें फाड़े अंधेरे में बेल को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे अंधेरे में हल्के से चमकते 2 जुगनुओं के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। जुगनू पहले भी उस पर मंडलाते रहते थे, मगर वो एक जगह नहीं टिकते थे। जैसे ये 2 जुगनू एक साथ एक जगह जमे हुए थे। ये क्या है? जानकी ने सोचा और एक कदम मजीद आगे हो गई। जानकी के कदम बढ़ाते ही वो दोनों जुगनू यकदम गायब हो गए। जानकी ठिठक कर रुकी और आंखें फाड़े उस तरफ देखने लगी। अचानक सरसराहट एक बार फिर उभरी और चंद सेकंड बाद गायब हो गई। सांप जानकी के मुंह से निकला और वो बेसाख्ता कई कदम पीछे हटी। उसकी नजरें अब भी बदस्तूर उस तरफ थी, मगर वहां सिवाय बेल के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। जानकी चंद पल वहीं खड़ी रही और फिर वापस कमरे में आकर बिस्तर पे लेट गई। उसके दिल की धड़कनें मामूल से कहीं तेज थीं। माता पिता ठीक कहते थे, रात की रानी पे खुशबू की वजह से जिन्न और सांप आते हैं।
मगर मुझे ही विश्वास नहीं हुआ था। जानकी ने सोचा और करवट बदलकर सोने की कोशिश की, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रही थी कि अगर अनजाने में वो पहले की तरह उस बेल के करीब चली जाती और सांप उसे काट लेता तो क्या होता। बहुत देर तक उसे ऐसे ही ख्याल सताते रहे। फिर किसी वक्त उसकी आंख लग गई। सुबह वो देर से उठी थी। आंख खुलते ही उसके जहन में रात वाला वाकया घूम गया। वो चारपाई से उतरी और मुंह हाथ धोकर सीधी उस बेल के पास गई थी। बेल से कुछ दूर खड़ी होकर उसने गहरी नजरों से सांप के निशाने खोजने की कोशिश की, मगर जमीन कच्ची होने के बावजूद उसे ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे यह पता चलता कि यहां से कोई सांप रेंग कर गया हो। कुछ देर वहां खड़ी वो इधर उधर देखती रही और फिर मायूस होकर वापस पलट गई। शायद मेरा वहम हो, जानकी ने सोचा, मगर दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। जानकी ने यह बात किसी को नहीं बताई थी कि रात को उसने यहां किसी सांप की मौजूदगी महसूस की थी, क्योंकि अगर उसके माँ बाप को यह बात पता चल जाती तो वो जानकी की इस पसंदीदा बेल को उखाड़ कर फेंक देते। जानकी ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने अपने माँ बाप को कुछ भी बताने से गुरेज किया था। फिर कई दिन गुजर गए। जानकी कभी भी रात को उस तरफ नहीं गई। जानकी की आंख अचानक ही खुली थी। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा है। उसने खौफजदा होकर इधर उधर देखा, मगर आसपास कुछ भी नहीं था। जानकी ने अपना वहम समझकर मुंह सर अच्छी तरह लपेटा और सोने की कोशिश करने लगी। जानकी, सरगोशी नुमा आवाज उभरी। मेरा वहम है, जानकी ने खुद को तसल्ली दी और करवट बदल ली। जानकी, सरगोशी दोबारा उभरी। जानकी उठकर बैठ गई। उसके माँ बाप दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। उस कमरे में जानकी अकेली सोती थी। जानकी की नजर बेख्तियार दरवाजे की तरफ उठी, मगर कमरे का दरवाजा बंद था। जानकी, कमरे के एक कोने से सरगोशी नुमा आवाज उभरी। जानकी उछल पड़ी। बिलाशुबा उसी का नाम पुकारा गया था। कौन कौन है? कौन है? जानकी ने उस तरफ देखते हुए बामुश्किल पूछा। अंधेरे में उसे दो जुगनू चमकते नजर आए, नन्हे नन्हे सुर्ख अंगारों जैसे। वैसे ही जुगनू उसने कुछ दिन पहले रात की रानी की बेल में देखे थे। जानकी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। वो आंखें फाड़े उसी तरफ देखे जा रही थी। उसे यह भी ख्याल नहीं आया था कि वो चीख कर अपने माँ बाप को ही बुला लेती। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कमरे के कोने से आवाज आई। कौन कौन हो तुम? जानकी को उसके अल्फाज से कदरे हौसला हुआ। उसकी आंखें अब उसी तरफ लगी हुई थी जहां अंधेरे में बस दो जुगनू ही नजर आ रहे थे। आवाज उसी तरफ से आ रही थी, मगर बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। मेरा नाम शीस है, सरगोशी में कहा गया। मुझे अपना दोस्त समझो। साथ ही एक बार फिर हौसला दिया गया। जानकी कुछ नहीं बोली।
वो खौफजदा होने के साथ साथ हैरान भी हुई थी। उस लम्हे उस कोने से सरसराहट सी उभरी और जानकी से कुछ दूर आकर रुक गई। खौफ के मारे जानकी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। एक तवील स्याह सांप अपना आधा धड़ उठाए जानकी की तरफ देख रहा था। अंधेरे में उसकी चमकती आंखें दो जुगनुओं की तरह लग रही थी। जानकी के देखते ही देखते वो सांप एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। कमरा एक अजीब से दिलकश महक से भर गया। ऐसी महक जानकी ने उस रात भी महसूस की थी, जिस रात उस बेल के पास सांप की मौजूदगी का शक हुआ था। जानकी को जैसे सकता हो गया था। वो मुंह खोले बेयकीनी से उसको देखे जा रही थी। मेरा नाम शीस है। नौजवान ने मुस्कुराकर अपना नाम दोबारा बताया। मैं जिन्नों के एक मुसलमान कबीले से हूं। खुशबू हमें बहुत पसंद है और इसी वजह से मैं आज यहां हूं। आपको नहीं पता, मैं हर रोज रात को आपके घर आता हूं। पता है क्यों? शीस ने जानकी से पूछा और फिर उसकी तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर खुद ही बताने लगा। एक रात मैं यहां से गुजर रहा था कि मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई और मैं उसके माखस की तलाश में आपके घर तक पहुंच गया। तब मैंने आपके घर में वो बूटी देखी जिससे खुशबू निकलकर पूरे गांव में फैल रही थी। शीस ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। जानकी अभी भी कुछ नहीं बोली। आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने आपको कई बार रात को उस बूटी के पास देखा है। मैं समझ गया आपको भी वो बूटी पसंद है जिससे खुशबू निकलती है। फिर एक रात आप डर गई। शायद आपने मुझे देख लिया था। उसके बाद आप कभी उस बूटी के पास नहीं गई। मुझे अफसोस हुआ कि मेरी वजह से आप डर गई हैं, तो आज यहां आ गया। शीस ने मुस्कुरा कर कहा। तो पहली बार जानकी के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसे यकीन हो गया था कि ये जो भी है, जानकी को इससे कोई खतरा नहीं। मैं जानकी हूं, जानकी ने आहिस्ता से कहा। जानता हूं, शीस ने सरगोशी की। आप बेफिक्र होकर खुशबू वाली बूटी के पास आ जाया करें। मेरे सिवा वहां और कोई नहीं होता। शीस ने जानकी को देखते हुए धीरे से कहा। तो जानकी मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं आ जाया करूंगी। दूसरी मखलूक सही, मगर उसे ये खूबसूरत नौजवान अच्छा लगा था। ठीक है, अब आप सो जाओ, मैं जाता हूं, कल आऊंगा, शीस ने जानकी से कहा और उसके देखते ही बंद दरवाजे से पार हो गया। जानकी देर तक यूं ही बैठी उसके बारे में सोचती रही। जानकी का दिल कर रहा था कि शीस उससे इसी तरह बातें करता रहता, मगर जानकी उसे ये बात कह ना सकी। वो जा चुका था। जानकी ने उठकर दरवाजा खोला। सर्दी और खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया था।
वो कुछ देर यूं ही आंखें बंद किए खड़ी रही और फिर दरवाजा बंद करके चारपाई पे आकर लेट गई। उसे आने वाली रात का इंतजार था। उसके बाद जानकी का ये मामूल बन गया। रात गहरी होते ही वो उस बेल के पास पहुंच जाते और फिर सुबह तक दोनों बातें करते रहते। शीस और जानकी दोनों ये बात जानते थे कि आग और मिट्टी का मिलाप नामुमकिन है, इसलिए दोनों एक दूसरे को फकत अपना दोस्त और गमगुसार ही समझते थे। उनकी दोस्ती को 1 साल गुजर गया। जानकी ने कई बार अपने तजस्सुस से मजबूर होकर शीस से पूछा था कि वो मुसलमान कब हुआ और क्यों हुआ। शीस ने उसे बताया कि वो मुसलमान ही पैदा हुआ था। उसके माँ बाप भी मुसलमान कबीले से थे। अलबत्ता उसके परदादा ने एक मुसलमान बुजुर्ग से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। जानकी ये सुनकर हैरान हुई थी कि एक जिन ने किसी मुसलमान इंसान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। शीस ने उसे बताया था कि इस्लाम और उसकी तालीमात क्या हैं। जानकी ने आज तक इतनी प्यारी बातें नहीं सुनी थी। उसे तो बस यही बताया गया था कि मुसलमान वो भटके हुए इंसान हैं जो भगवानों को नहीं मानते और मरने के बाद वो आग में जलेंगे। जबकि शीस ने उसे जो कुछ बताया उसे लग रहा था कि भटके हुए मुसलमान नहीं बल्कि दूसरे लोग हैं जो अपने बनाने वाले को भूलकर अपने अलग अलग खुदा बनाए बैठे हैं। शीस का अंदाज और उसकी हर बात जानकी के दिल को छू लेती थी। वो कई माह सोचती रही और फिर एक रात उसने शीस से कहा कि वो उसे भी मुसलमान करते। शीस ये सुनकर हैरान और खुश हुआ था। उसने जानकी से कहा कि वो जैसे कहता है वही दोहराती रहे। शीस ने उसे कलिमा पढ़ाया और उसका तर्जुमा। जानकी आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज अदा करने की कोशिश करती रही। कलिमा पढ़ते ही वो मुस्कुराई और फिर ना जाने उसे क्या हुआ कि वो फूट फूट कर रो दी। शीस उसे देखकर मुस्कुराता रहा। वो जानता था कि ये गम के नहीं खुशी के आंसू हैं, जिंदगी के मकसद और मंजिल को पाने की खुशी। लगातार कई रातों की कोशिश के बाद जानकी कलिमा सीख गई थी। शीस ने उसका नाम रानी रखा था। 1-2 बार जानकी के माँ बाप ने उसे रात को बेल के पास खड़ी होकर बातें करते देखा, मगर उन्हें शीस नजर नहीं आता था। इसलिए वो समझते थे कि उनकी बेटी बेल या पौधों से बातें कर रही है। उनके पूछने पर जानकी भी यही कहती थी कि मैं तो रात की रानी से बात कर रही हूं। भला पौधे भी किसी से बात करते हैं? वो अपनी बेटी की इस नादानी पर हंस पड़ते। जानकी खुश थी कि उसका राज किसी को भी मालूम नहीं हो सका, मगर ये उसकी भूल थी। एक शख्स ऐसा भी था जिसको मालूम हो गया था कि जानकी रोज रात को किसी से बातें करती है। अलबत्ता वो ये नहीं जान पाया था कि जानकी किससे बात करती है। ये जानकी का पड़ोसी अर्जुन था। एक रात वो किसी काम से अपने सहन में आया तो उसे जानकी के घर से किसी की सरगोशियां सुनाई दी। गौर करने पर अर्जुन को मालूम हो गया कि ये आवाज जानकी की ही है। उसने दीवार से जरा सा सर निकालकर जानकी के घर झांका तो ये देखकर हैरान रह गया कि आधी रात को जानकी रात की रानी के पास खड़ी होकर किसी से बातें कर रही है। हैरत की बात यह थी कि अर्जुन को दूसरा वहां ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा था जिसे जानकी बातें कर रही हो। या तो ये लड़की पागल हो गई है या फिर पौधों से बात कर रही है। अर्जुन ने सोचा, पागल ही है जो रात के इस पहर पौधों से बात कर रही है।
अर्जुन मुस्कुराया और वापस कमरे में आ गया। अर्जुन ने जानकी के बाप से भी ये बात की थी कि उसकी लड़की रात को पौधों से बातें करती है, मगर उसे ये जानकर मजीद हैरानी हुई थी कि जानकी के माँ बाप ये बात जानते हैं। 2-4 रातें गुजर गईं। अर्जुन भूल गया कि उसने जानकी को बातें करते देखा था। एक रात वो लेट घर आया था। घर में दाखिल होते ही उसे वो बात याद आ गई। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने जानकी के घर में झांका और ये देखकर दंग रह गया कि जानकी आज भी उसी रात की तरह वहीं खड़ी किसी से बातें कर रही है। अर्जुन को इस बात पर हैरानी थी कि जानकी अटक अटक कर कोई और ही जुबान बोल रही थी, जैसे वो किसी से सबक पढ़ रही हो। अगली रात अर्जुन जानकी के घर के बाहर वाली दीवार के साथ चिपका हुआ था। ये वही दीवार थी जिस पर रात की रानी फैली हुई थी। रात गहरी होते ही रात की रानी की खुशबू के साथ वहां एक और दिलकश महक फैल गई। ऐन उसी लम्हे उसे अंदर घर से किसी के कदमों की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जो उस दीवार के पास आकर रुक गई थी। अस्सलाम वालेकुम। अर्जुन अच्छी तरह पहचानता था कि ये आवाज बिलाशुबा जानकी की ही थी। अर्जुन को इस बात की शदीद हैरत थी कि जानकी ने मुसलमानों की तरह सलाम क्यों और किसको किया था। अर्जुन को सलाम का जवाब सुनाई नहीं दिया था। कुछ देर बाद उसे जानकी की यकतरफा आवाज आती रही। कभी कभी वो हंस पड़ती थी। अजीब बात यह थी कि अर्जुन को दूसरी कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे जानकी दीवार से बातें कर रही हो। वो इसी शशोपंज में था कि क्या करे। ऐन उसी लम्हे उसे जानकी की आवाज आई और इस बार जो कुछ जानकी कह रही थी उसे सुनकर अर्जुन पे जैसे बिजली आ गिरी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि ये मुसलमानों का कलेमा है। उसने कई बार मुसलमानों को ये पढ़ते सुना था और जहां तक अर्जुन ने सुना था उसके मुताबिक ये पढ़ने वाले का धर्म भ्रष्ट हो जाता था, यानी वो हिंदू नहीं रहता था। जानकी कलेमा पढ़ रही है, अर्जुन ने सोचा। तो क्या वो मुसलमान हो गई? मगर क्यों और कैसे? अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी कि राजेश की बेटी जानकी मुसलमान हो गई है। जो भी हिंदू सुनता कानों को हाथ लगाता। जानकी के माँ बाप तक ये बात भी पहुंच गई थी। उसके माँ बाप सीधे साधे इंसान थे। लोगों की बातों से उन्हें लगता था कि उनकी इकलौती बेटी अब नर्क में जलेगी और वो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने जानकी से कहा कि वो तो कभी घर से भी नहीं निकली, फिर वो कैसे मुसलमान हो गई? लोग झूठ बोल रहे हैं ना? मगर जानकी के जवाब से दम बखुद रह गए। नहीं माता पिता, ये सच है, जानकी ने अज़्म से कहा। फिर उन्हें सारी बात बता दी। शीश के बारे में जानकर वो खौफजदा हो गए। उन्हें लगा कि उनकी भोली भाली बेटी पर आसेब है, जिसने उसे मुसलमान होने पर मजबूर किया है। मगर जानकी ने उन्हें यकीन दिलाया कि उस पर कोई आसेब नहीं है और वो अपनी मर्जी से मुसलमान हुई है। अल्लाह जब किसी को चुन लेता है तो इंसानों समेत अपनी जिस मखलूक से चाहे उसे हिदायत बख्श दे। चंद दिन बाद जानकी के समझाने और कोशिशों से उसके माँ बाप ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अलबत्ता उन्होंने ये बात छुपा कर रखी थी। उनका इरादा था कि जल्द यहां से किसी मुसलमानों के गांव में चले जाएंगे, जहां उन्हें किसी से कोई खतरा नहीं होगा। वरना वो जानते थे कि अब लोग चैन से उन्हें यहां रहने नहीं देंगे। चंद दिन बाद एक रात जानकी और उसके माँ बाप खाना खाकर जैसे ही अपने कमरों में गए, दीवार फलांग कर 7 नकाब पोश उनके घर में आ गए।
3 सहन में पहरा देते रहे, बाकी जानकी के कमरे में चले गए। उनके हाथों में मौजूद हथियार उनके खतरनाक इरादों का पता दे रहे थे। जानकी अभी लेटी ही थी कि उसे बाहर आहट सुनाई दी। शीश आज इतनी जल्दी आ गया, उसने मुस्कुराकर सोचा और जल्दी से चारपाई से उतरकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसी लम्हे कमरे में कई नकाबपोश दाखिल हुए और जानकी के कुछ बोलने से पहले ही उसे दबोच लिया। एक ने अपना हाथ सख्ती से जानकी के मुंह पर रख दिया। उनमें से एक ने अपने मुंह से नकाब उतारा तो जानकी चौंक पड़ी। ये उसका पड़ोसी अर्जुन था। अर्जुन ने बिना कुछ कहे बर्छी जानकी के पेट में घोंप दी। मुंह पे हाथ होने की वजह से चीख जानकी के मुंह में ही घुटकर रह गई। उसने 2-3 बार और किए और फिर उसे छोड़कर खामोशी से निकल गए। दूसरे कमरे में मौजूद जानकी के माँ बाप को इल्म ही ना हो सका कि उनकी इकलौती बेटी किसी के तासुब की भीड़ चढ़ गई। जानकी बेहोश हो गई थी। उसके जिस्म से निकलने वाला खून जमीन को पाक कर रहा था। शीश अपने वक्त पे आया था। जानकी के घर में दाखिल होते ही उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसकी हसास नाक ने हवा में खून की महक महसूस कर ली थी। वो सीधा जानकी के कमरे की तरफ गया। अंदर का मंजर उसको लर्जा देने के लिए काफी था। रानी! शीश अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाया और तेजी से जानकी के करीब गया, मगर उसे बहुत देर हो चुकी थी। वो हल्क फाड़ कर रो रहा था। उसकी आवाज सिवाय उसके और कोई नहीं सुन सकता था। शीश ने ही जानकी के माँ बाप को जगाया था। फिर वो वहां से चला गया। वहां का मंजर उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अगले दिन सुबह उस गांव में मेला सा लगा हुआ था। दूर और करीब के मुसलमान जानकी का जनाजा पढ़ने आए थे। सबका यही कहना था कि सुबह उन्होंने सफेद कपड़ों में कुछ लोगों को काफले की सूरत में इस तरफ आते देखा। उन्होंने ही बताया कि फलां जगह एक लड़की फौत हो गई है। जो कोई भी उसका जनाजा पढ़ेगा वो खुशकिस्मत होगा। हम भी सादत समझकर चले आए। जानकी को उसके घर में ही उसकी पसंदीदा बेल रात की रानी के करीब दफनाया गया। उसी रात गांव के 7 घरों से औरतों के बैन करने की आवाजें आईं। उनमें एक घर अर्जुन का भी था। मालूम करने पर पता चला किसी ने अर्जुन समेत गांव के 7 आदमियों को जिंदा जला दिया है। ये वो सब लोग थे जो उस रात जानकी के घर घुसे थे और उनको मारने वाला कोई और नहीं, जानकी नहीं, रानी का दोस्त। और रात की रानी का दोस्त शीश था। फिर हर रात ये होने लगा कि रात जैसे ही गहरी होती जाती, जानकी के घर से रात की रानी की खुशबू चारों तरफ फैल जाती और साथ में बैन की आवाजें भी। कुछ अरसे बाद रात की रानी की बेल सूख गई, मगर खुशबू फिर भी आती रही। कहने वाले कहते हैं कि ये खुशबू रानी यानी जानकी की कब्र से आती थी और बैन की आवाजें उन लोगों की रूहों की हैं जिन्होंने जानकी को मारा था।